मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभी प्रताप। आज आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेम के को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग जानेंगे कि जो हमारा पेपर है वर्तमान भारतीय समाज, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमारा टॉपिक है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की पृष्ठभूमि हम लोगों ने पढ़ी है, इसका अर्थ पढ़ा है, परिभाषाएँ पढ़ी हैं और 86वां संविधान संशोधन 2002 को पढ़ा है हम लोगों ने। इतना अब तक इसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। सार्वभौमिक शिक्षा या सार्वभौमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण है ये, और डीएलएड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आपके इस सेमेस्टर से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, आप लोग एकदम समझ लें और यही लिख देते हैं आप लोग तो आपको पूरे 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला है, इसमें एक निश्चित आयु वर्ग या निश्चित आयु तक जो 6 से 14 वर्ष की होगी, सभी बच्चों को जो इस आयु वर्ग के होंगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और यह शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसलिए प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक बार फिर हम लोग देखते हैं। उसमें एक निश्चित आयु वर्ग को जो 6 से 14 वर्ष की होगी, जो प्राथमिक शिक्षा में या कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। ये है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। आगे देखते हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है, इसको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। इसमें से कुछ बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। पहला है निरक्षर को साक्षर बनाने में सहायक। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण निरक्षर व्यक्ति को, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट है, उस व्यक्ति को लिटरेट बनाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति को जिसको न तो अक्षर ज्ञान है और न ही वो किसी भी प्रकार से शिक्षित है, उस व्यक्ति को ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण के द्वारा उसको साक्षर बनाया जाता है, उसको अक्षर ज्ञान कराया जाता है। अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसको कार्यात्मक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। ये है पहला, इसलिए पहला इसका महत्व साबित होता है, इसके द्वारा निरक्षर को साक्षर बनाने में इसकी मदद की जाती है। दूसरा है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। हम सभी लोग जानते हैं जीवन की एसेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए व्यक्ति को किसी भी रोजगार में दक्ष होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो इतना पढ़ा लिखा हो जो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को बड़ी आसानी से, बड़ी सरलतापूर्वक पूरा कर सके। इसलिए दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण बहुत आवश्यक है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को कक्षा 1 से लेकर 8 तक शिक्षित किया जाए, उसको 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए ताकि वो अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकें। अगला महत्व है इसका, वो है स्वशिक्षा, सेल्फ एजुकेशन। प्रत्येक बच्चे को अपनी गति, अपनी रुचि, अपनी आवश्यकता, अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए। और यह कार्य सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से किया जाता है, वो किया जाता है शिक्षा के सार्वभौमिकरण द्वारा। इस प्रकार से हमने 3 पॉइंट पूरे किए। चौथा पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब वो साक्षर हो या शिक्षित हो। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, उसके सभी पक्षों का विकास, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनका विकास संभव नहीं है। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सारे के सारे व्यक्ति के पक्ष हैं, इनको मजबूत किया जा सकता है तो केवल शिक्षा के सार्वभौमिकरण द्वारा। कम से कम व्यक्ति को इतनी शिक्षा प्राप्त हो जाए ताकि वो अपने इन सभी पक्षों को मजबूत कर सके, उनको विकसित कर सके। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के सार्वभौमिकरण की पहली आवश्यकता है। आगे देखते हैं, वो है राजनीतिक जागरूकता के लिए। लोकतंत्र को तभी सफल बनाया जा सकता है जब उस देश के नागरिक जागरूक हों, देश की ज्वलंत समस्याओं से परिचित हों, भावी आने वाले संकटों से वो परिचित हों, क्या क्या देश पर, क्या क्या उस राष्ट्र पर
आपत्तियाँ आ सकती हैं, कौन कौन सी संकट हैं, कौन कौन सी वो बाधाएँ हैं जो देश में आ सकती हैं, तो उन पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक देश के नागरिक को जागरूक होना, राजनीतिक रूप से जागरूक होना बहुत आवश्यक है, ताकि उन्हें कोई भी राजनीतिक दल बेवकूफ न बना सके, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट की बलि न चढ़ा सके। इसलिए प्रत्येक देश के नागरिक को राजनीतिक रूप से जागरूक होना नितांत आवश्यक है, ताकि प्रत्येक दल की अच्छाइयाँ और बुराइयों से वो परिचित हो सके और लोकतंत्र को जीवन बनाने के लिए उसका जागरूक होना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, वो किया जा सकता है केवल शिक्षा के सार्वभौमिकरण द्वारा। नेक्स्ट है वो है जनतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक देश के लोकतंत्र को तभी सफल बनाया जा सकता है जब उस देश के नागरिक कम से कम एक निश्चित आय वर्ग तक, एक निश्चित कक्षाओं तक एक निश्चित उनको योग्यता प्रदान की जाए। अर्थात देश के लोकतंत्र को तभी मजबूत बनाया जा सकता है, देश के लोकतंत्र को तभी सफल बनाया जा सकता है जब उस देश के नागरिक को कम से कम एक निश्चित स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाए, निश्चित आय वर्ग तक उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। और शिक्षा का यह कार्य केवल कर सकता है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के द्वारा। इस प्रकार से हम लोगों ने लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता भी है, इसका महत्व भी है। नेक्स्ट आगे है राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास केवल शिक्षा ग्रहण करने से नहीं हो जाता, उसका विकास तभी होता है जब उसके सोचने का तरीका व्यापक हो, उसकी सोच बहुत व्यापक हो, उसके सोचने का नजरिया है, जो दृष्टिकोण है वो उदार हो। और इस कार्य को करने में शिक्षा का सार्वभौमिकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं वो है सामाजिक समानता एवं न्याय की स्थापना में सहायक। प्रत्येक व्यक्ति के साथ सामाजिक रूप से समानता के अवसर प्रदान किए जाएं और प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक अनिवार्य अंग है, उसके प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। और इस कार्य को करने में शिक्षा का सार्वभौमिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका बहुत महत्व है और ये बहुत आवश्यक भी है। आगे देखते हैं वो है सांप्रदायिकता की समाप्ति। जहाँ पर अशिक्षा होती है, जहाँ पर शिक्षा नहीं होती, जहाँ अशिक्षा होगी वहाँ गरीबी होगी वहाँ के रहने वाले बासिंदे, वहाँ के रहने वाले निवासी, उस क्षेत्र की जनता बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, ऐसे उनकी सोच भी व्यापक नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर हिंसा भड़क उठती है, सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसको समाप्त करने के लिए लोगों की चेतना को जानना जरूरी है और उनमें उनकी सोच में, उनके सोचने के तरीके में व्यापक रूप से परिवर्तन होना चाहिए और वो वहाँ के लिए और जो लोग व्यापक रूप से किसी भी समस्या का अध्ययन कर पाए, व्यापक रूप से किसी भी समस्या को समझ पाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। इसलिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण सांप्रदायिकता की समाप्ति में अनिवार्य रूप से आवश्यक है और इसका बहुत महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं वो है व्यावसायिक प्रगति। प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका चलाने के लिए कोई न कोई व्यवसाय अवश्य होता है और उस व्यवसाय में और अधिक दक्ष बनाने के लिए व्यक्ति का एक निश्चित स्तर तक पढ़ा होना नितांत आवश्यक है। बजाय एक निरक्षर व्यक्ति के साक्षर व्यक्ति अपने व्यवसाय को बहुत बेहतर तरीके से चला सकता है और इस कार्य को करने में शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं होगा तब तक व्यक्ति जो भी छात्र हैं अपने पैतृक व्यवसाय को या नए व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं उसमें दक्ष नहीं होंगे, उसमें आशातीत उनको सफलता नहीं मिलेगी। उनको आशातीत सफलता नहीं मिलेगी जब उनके अंदर एक निश्चित स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर दिया जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने शिक्षा की सार्वभौमिकरण की आवश्यकता, उसका क्या महत्व है, इसको समझा कुछ बिंदुओं के माध्यम से। आप लोग इसको चाहें तो नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग चाहे तो इसको लिख लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
देखेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन कौन सी बैरियर हैं जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण को असफल बनाते हैं, उनको सफल नहीं होने देते हैं। उसमें से एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधाएं, शिक्षा के सार्वभौमिकरण शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधाएं, इसको देखेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में रुकावटें पैदा करती हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जो शिक्षा को एक निश्चित आयु वर्ग तक निःशुल्क और अनिवार्य होने से रोकती हैं। तो पहला है इसमें, वो है अंग्रेजी नीति का प्रभाव। नंबर 1 कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम देखेंगे। नंबर 1 अंग्रेजी शिक्षा नीति, शिक्षा नीति का प्रभाव। इसको समझते हैं। अंग्रेजी शिक्षा नीति का प्रभाव से तात्पर्य है कि अंग्रेजों द्वारा भारत को सदियों तक गुलाम बनाकर रखा गया, उस पर शासन किया गया। यहाँ के जो वासी थे, यहाँ के जो निवासी थे, वो उनके गुलाम रहे। उस स्थिति में अंग्रेजी शिक्षा नीति का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि भारतीय जनमानस को, भारतीय युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए जाएँ, उनको इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वो स्वयं को क्लर्क के रूप में अंग्रेजों के अधीन कार्य कर सकें। अर्थात वो चाहते थे कि भारतीय युवा मानस को क्लर्क बना दिया जाए और उनको नौकरी के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए जाएँ। आज भी वही प्रभाव भारतीय शिक्षा नीति पर भारतीय युवाओं पर देखने को मिलता है। आज का भारतीय युवा भी केवल शिक्षा इसलिए प्राप्त करता है कि उनको प्रमाण पत्र मिल जाए, उपाधियाँ प्राप्त कर लें, अनपढ़ प्राप्त कर लें, जिनके माध्यम से उनको रोजगार मिल जाए। उसका व्यापक नज़रिया शिक्षा पर है ही नहीं। वो केवल और केवल नौकरी का जरिया अपनी पढ़ाई को समझते हैं। इसका प्रभाव भी शिक्षा में देखा जाता है। इसलिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अंग्रेजी शिक्षा नीति का प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा है, जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा उत्पन्न करता है। इस बाधा को हमें आगे जब उनके निराकरण की बात करेंगे तब समझाएंगे। नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर। अब नंबर 2 है, वो है अनिवार्य शिक्षा कानून का। नंबर 2 अनिवार्य शिक्षा कानून का, सही तरीके से लागू नहीं किया जाना। सही तरीके से लागू न किया जाना। सही तरीके से लागू न किया जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं। हम चाहे जितने भी घोषणाएं करें, चाहे जितने भी हम दावे करें कि भारतीय मानस में भारत सरकार ने सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए तैयार कर लिया है, उनका नामांकन कर लिया है और उनकी पढ़ाई विधिवत की जा रही है। लेकिन ये दावे नितांत खोखले हैं। आज भी पब्लिक स्टेशन पर, बस अड्डों पर, हवाई अड्डों के आसपास, अस्पतालों के आसपास, बैंकों के आसपास, बस स्टैंडों के आसपास तमाम बच्चे ऐसे हैं जो पॉलीथीन बीनते हुए अर्थात भीख मांगते हुए देखे जा सकते हैं। जबकि वास्तविकता तो ये होनी चाहिए, उन बच्चों को विद्यालय में होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का राज्य का उत्तरदायित्व है। फिर वैसी स्थिति में हमें ऐसी विपद स्थिति क्यों देखनी पड़ती है? इसलिए कहा जा सकता है कि अनिवार्य शिक्षा कानून का सही तरीके से लागू न किया जाना भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक
बाधा उत्पन्न करता है। आज भी ग्रामों के अंदर या स्लम बस्तियों के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो न तो विद्यालय में प्रवेश लेते हैं और न ही विद्यालय में जाते हैं, जो कि शिक्षा के साथ धर्म में एक निश्चित रूप से और अनिवार्य रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं। तो नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3, सुविधाओं की कमी। नंबर 3, सुविधाओं की कमी लैक ऑफ द फैसिलिटीज की बात करेंगे। सुविधाओं की कमी हम देखते हैं बेसिक विद्यालयों के अंदर जो भी बेसिक शिक्षा प्रदान की जाती है, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर उच्च प्राथमिक तक जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है, उन विद्यालयों में बेसिक सुविधाओं की कमी है। वहाँ पर न तो प्रॉपर तरीके से बैठने के लिए फर्नीचर है और न ही वहाँ पर एक उन्नत सुविधा है, और न ही वहाँ का वातावरण है वो ज़्यादा अनुकूल है। अर्थात उन विद्यालयों में सजावट की बहुत कमी है, वहाँ पर साज सज्जा के बहुत नितांत आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में छात्रों को उन विद्यालय में आकर्षित कर पाना विद्यालयी व्यवस्था के लिए बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए ये भी सुविधाओं की कमी भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा उत्पन्न करती है, एक बाधा के रूप में सामने आती है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है चौथा नंबर देखते हैं। चौथा है, उसको देखेंगे, वो है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता उसको देखेंगे। समाज के अंदर तमाम तरीके की प्रथाएं होती हैं, तमाम तरीके के सिद्धांत होते हैं, तमाम तरीके की मान्यताएं होती हैं जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। प्राचीन कालीन समाज आज भी शिक्षा को उतना महत्व नहीं देता जितना आधुनिक समाज महत्व प्रदान करता है, क्योंकि प्राचीन जो कि परंपरागत सोच वाले व्यक्ति शिक्षा को केवल नौकरी का जरिया मानते हैं। वो उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिलती, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ लिख कर ना तो डीएम बन सकता है, ना एडीएम बन सकता है। इसलिए शिक्षा जैसी एक बुनियाद, शिक्षा जैसी जरूरत प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। ये भी क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है अपव्यय एवं अवरोधन। पांचवा देखेंगे, अपव्यय एवं अवरोधन। इसको समझते हैं। अपव्यय एवं अवरोधन एक 1929 में हटॉग समिति बनी थी। यहाँ पर लिख देता हूँ, 1929 में हटॉग समिति बनी। हटॉग समिति ये बनी जो फिलिप हर्टॉग की अध्यक्षता में इसको संचालित करना था, इसकी सिफारिशें देनी थी। तो इस आज से करीब 100 साल पहले फिलिप हर्टॉग ने ये संतुति की कि प्राथमिक शिक्षा के अंदर स्थितियाँ बेहद खराब हैं। अर्थात वहाँ पर बच्चे नामांकन तो कराते हैं, लेकिन नामांकन कराने के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, और एक छात्र का कई बार एक ही कक्षा में असफल होना भी शिक्षा के लिए बहुत दुखद स्थिति है। इसलिए फिलिप हर्टॉग ने हर्टॉग कमेटी के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण सिफारिशें की, वो थी अपव्यय एवं अवरोधन। जब एक ही छात्र एक ही कक्षा में बार फेल हो जाता है तो उस पर किया गया धन का व्यय बेकार हो जाता है। इसलिए इसको उन्होंने अपव्यय का, अवरोधन का, इस धन को खर्च करने पर इसको क्या कहा, अपव्यय का। अवरोधन का तात्पर्य यह था कि प्रत्येक छात्र कक्षा में नामांकन तो कराते हैं, कक्षा अपनी पूरी पढ़ाई करने से पहले ही क्लास को छोड़ देते हैं। इसलिए उनका जो टारगेट होता है, शिक्षा का जो लक्ष्य होता है, वो अधूरा रह जाता है, बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों पर जो अवरोधन होता है, जो बच्चे बार फेल हो जाते हैं, उनको उन्होंने अवरोधन कहा, और उन पर की गई संपूर्ण शिक्षा पर, उनके लिए की गई शिक्षा व्यवस्था पर धन व्यय किया जाता है।
वो व्यय हो जाता है, बेकार चला जाता है। आज भी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। छात्र विद्यालय में प्रवेश तो लेते हैं, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जाते हैं, जिससे शिक्षा से, उस कक्षा से, उस व्यवस्था से उनका मन चढ़ जाता है, वो बेरगी उनमें उत्पन्न हो जाती है और शिक्षा व्यवस्था से दूर भागने लगते हैं। तो ये भी क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक महत्वपूर्ण बाधा है। अगला देखेंगे वो है जनसंख्या में वृद्धि। पांचवा हो गया। छठवां है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि सभी समस्याओं की एक जड़ होती है, अर्थात जहाँ कहीं भी अतिशय जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या विस्फोट होता है, वहाँ पर अनेक तरीकों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वहाँ पर गरीबी उत्पन्न होती है, वहाँ पर अशिक्षा होती है, वहाँ पर गुणवत्ता होती है, वहाँ पर अनेकों प्रकार की विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। प्रथाएँ, सिद्धांत, मान्यताएँ, रूढ़ियाँ, ये तमाम तरीके की जो व्यवस्था उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है, जनसंख्या, अतिशय जनसंख्या वृद्धि के कारण होती है। तो इस तरीके से हमने पाँचवीं वाला की जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में पढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, सातवां देखेंगे, सातवीं बाधा देखेंगे जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा उत्पन्न करती है, वो है संसाधनों की कमी, लैक ऑफ द रिसोर्सेज। संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी। इसको देखते हैं वर्तमान भारतीय मानस में, अर्थात वर्तमान भारतीयों के पास वर्तमान में जो भी शिक्षा व्यवस्था है, जो भी उनके जीवन के साधन हैं, वो पर्याप्त नहीं है। उनकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए उनके पास संसाधन की कमी है। ऐसी स्थिति में माता पिता हैं, अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, जो कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सबसे बड़ी बाधा है। नेक्स्ट देखेंगे आठवां देखेंगे वो है नियोजन की समस्या। नियोजन की समस्या। इसको देखते हैं, प्रत्येक कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उसकी प्लानिंग करनी आवश्यक होती है, उसका नियोजन करना बहुत आवश्यक होता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में तत्कालीन समय में नियोजन बेहतर तरीके से नहीं किया जाता। इस स्थिति में या इस स्थिति के कारण बच्चों में तनाव उत्पन्न होता है, शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, उसका शिक्षा में मन नहीं लगता, छात्र विद्यालय में आना नहीं चाहते। जो छात्र विद्यालय में पढ़ भी रहे हैं वो भी विद्यालय छोड़ देते हैं, जो कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट देखते हैं वो है निर्धनता। यहाँ पर नवी जो बाधा है वो है निर्धनता। इंडिजेंट पर्सन, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो निर्धन होते हैं, उनके लिए हजारों समस्याएं होती हैं। वो अपनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए अपने छात्रों को विद्यालय में नहीं भेजते। वो अपनी आजीविका में कुछ हाथ बटाने के लिए छात्रों को घर में रोक लेते हैं, उनसे भाषण कराते हैं, जो कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। नेक्स्ट है वो है योग्य शिक्षकों की कमी। 10वां देखते हैं, 10वीं बाधा योग्य शिक्षकों की कमी। योग्य शिक्षकों की कमी। नवीं बाधा योग्य शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा शिक्षा को प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करती है। योग्य शिक्षक की किसी भी प्रकार की, चाहे शिक्षा व्यवस्था निर्जर हो, उसमें भी प्राण फूंक सकते हैं, जबकि अयोग्य शिक्षक बनी बनाई शिक्षा व्यवस्था को भी या सफल शिक्षा को भी पलीता लगा सकते हैं, उसको असफल कर सकते हैं, उसको फेल कर सकते हैं। इस प्रकार से योग्य शिक्षकों का न होना सार्वभौमिकरण
शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक असफलता के रूप में है, एक बाधा के रूप में है। अब आगे देखते हैं, वो है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। 11वां देखेंगे, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। अनुपयुक्त पाठ्यक्रम वर्तमान समय में जो करिकुलम है छात्रों का वो उचित नहीं है, प्रॉपर नहीं है। छात्रों को उतने विषय पढ़ाए जाते हैं, उतने कंटेंट पढ़ाए जाते हैं जो उनकी योग्यता से ज़्यादा होते हैं, उनकी रुचि से ज़्यादा होते हैं, उनकी क्षमताओं से ज़्यादा होते हैं। वैसी स्थिति में छात्रों में पाठ्यक्रम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, छात्रों को अपनी शिक्षा से घृणा उत्पन्न होने लगती है और छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है 12वां देखते हैं, उपयुक्त शिक्षण विधियां। वर्तमान समय में जो टीचिंग मेथड्स हैं वो छात्रों की रुचि, उनकी योग्यता, उनकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, जिससे छात्रों के अंदर अपने कंटेंट में अरुचि उत्पन्न होती है। छात्रों का पढ़ाई मन नहीं लगता, छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। इस प्रकार से हम लोगों ने शिक्षा में, अनिवार्य शिक्षा में या शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कुछ बाधाएँ थी, उनको हम लोगों ने जाना, उनको हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे देखेंगे, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में जो बाधाएं हैं उन पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में जो बाधाएं हैं उन पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की जा सकती है। बाधाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है, या इनका निराकरण कैसे किया जा सकता है उसको हम लोग जानेंगे। तो पहला जो बाधा थी उसी से देख लेते हैं हम लोग। तो पहली बाधा थी क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा नीति का प्रभाव। मैंने बताया था अंग्रेजियों के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था थी संचालित की जाती थी, उसका लक्ष्य था, उसका जो मोटो था वो यही था कि भारतीयों को, भारतीय युवाओं को एक अंकपत्रों के सारे, प्रमाण पत्रों के सारे, उपाधियों के सारे हम उनको शिक्षित करें और उनको नौकरी के योग्य बना दें। उनके अंदर और जो भी क्षमताएं हैं उनका विकास करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उनमें केवल ये भावना बनना था कि हमें केवल नौकरी प्राप्त करनी है। इस मेथड को आज के शिक्षा के माध्यम से, आज की भारतीय शिक्षा है उसके माध्यम से तोड़ना होगा। छात्रों के मानस में इस बात को डालना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य, पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य अपने तमाम तरीके के, अपने तमाम व्यक्तित्व के बच्चों को विकसित करने का अवसर होता है, वो विकसित करना शिक्षा का आज का प्रभाव है। जब ये बात सभी छात्रों के मन में, सभी अभिभावकों के मन में, उनके संरक्षकों के मन में आ जाएगी तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण नितांत रूप से होगा और शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधाएं हैं उन पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त की जा सकती है। नंबर दो है अनिवार्य शिक्षा कानून का सही तरीके से लागू किया जाना। जो कानून था अनिवार्य शिक्षा, कंपल्सरी एजुकेशन, वो सही तरीके से लागू नहीं किया जाता था, उसको निश्चित रूप से सही तरीके से लागू किया जाए। मैंने अभी जो दुखद स्थिति बताई थी कि आज भी चाहे भारत सरकार, राज्य सरकारें कितनी भी घोषणा करें, कितना भी दावा करें कि हमने अनिवार्य शिक्षा कानून को सही तरीके से लागू कर दिया है, तो आज भी कागजों में है, व्यवहारिक रूप में सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। यदि अनिवार्य शिक्षा कानून को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सफलता मिलेगी और जो बाधाएं हैं स्वतः दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है वो है सुविधाओं की कमी। हमें विद्यालयी व्यवस्थाओं के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको निश्चित रूप से बढ़ा देना है। निश्चित रूप से उन विद्यालय के अंदर, विद्यालयी व्यवस्थाओं के अंदर जो भी बच्चों के लिए सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको उनमें बढ़ोतरी कर दी जाए। यदि निश्चित रूप से बढ़ोतरी की जाएगी
तो ये भी शिक्षा के साथ ध्वनिकरण में सहायक होगा, एक बाधा के रूप में अवरोध हट जाएगा और जो भी शिक्षा का साथ ध्वनिकरण है वो बेहतर तरीके से दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है वो है रूढ़िवादिता। हमें शिक्षा के अंदर, हमें शिक्षा व्यवस्था के अंदर रूढ़िवादी सोच का, इसके दृष्टिकोण का समापन करना है। हमें आधुनिक तरीके से और नवोन्मेषी तरीके से शिक्षा के लिए सोचना है। हमें इस बात को निश्चित रूप से मानना ही है कि प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो भी लिंग भेद है उसको समाप्त करना होगा। जो जेंडर गैप है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हटाना होगा। लड़की लड़के के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं करना है। हमें सभी छात्राओं को, सभी छात्रों के बराबर सुविधाएं देनी है और इस बात को अभिभावकों को, उनके संरक्षकों को, उनके प्रतिपालकों को निश्चित रूप से उनके मन में डालना है। जब ऐसी भावनाएं प्रत्येक नागरिक के मन में आ जाएगी तो शिक्षा के साथ ध्वनिकरण में रूढ़िवादिता समाप्त करते हुए एक सहायक के रूप में साबित होंगी। नेक्स्ट है अव्यय एवं अवलोकन। मैंने कहा था 1929 में एक समिति आई, उसका नाम था हर्टॉग समिति। उसके अध्यक्ष थे फिलिप हर्टॉग। उन्होंने तकरीबन 100 साल पहले उन्होंने इस बात को कहा कि शिक्षा के अंदर अव्यय अवलोकन भी है, अर्थात छात्र नॉमिनेट तो होते हैं, विद्यालयों के अंतर्गत पंजीकरण तो कराते हैं, लेकिन बीच में ही शिक्षा छोड़कर चले जाते हैं। इस स्थिति को समाप्त कर दिया जाए तो शिक्षा के साथ ध्वनिकरण पर निश्चित विजय प्राप्त की जा सकती है। अगली बाधा देखेंगे उसका कैसे विजय प्राप्त की जाए। जनसंख्या वृद्धि। हमें जनसंख्या पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण स्थापित करना होगा, उस पर रोक लगानी होगी। यदि जनसंख्या नियंत्रण पर, अक्षर वृद्धि पर रोक लगा दी जाएगी तो तमाम तरीके की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी और शिक्षा में सार्वभौमिकरण की समस्या है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अगला देखते हैं वो संसाधनों की कमी। संसाधनों को प्रत्येक छात्र के लिए बढ़ा देना है। जब संसाधनों में वृद्धि होगी तो छात्रों की शिक्षा में रुचि बढ़ेगी, छात्रों की शिक्षा में रुचि बढ़ेगी तो वे एक निश्चित आय स्तर तक और निश्चित कक्षाओं की शिक्षा तक को पार करेंगे, जिससे शिक्षा का सार्वभौमिकरण बहुत तेजी से होगा और उसमें सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है नियोजन की समस्या। हमने बात की थी, प्लानिंग बहुत आवश्यक होती है। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को प्रभावपूर्ण तरीके से सफल बनाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को सफलतापूर्वक उसका एग्जीक्यूशन किया जाना, उसका निष्पादन किया जाना नितांत आवश्यक है। जब किसी कार्य को हम नियोजित तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी, जो कि शिक्षा के साथ ध्वनिकरण के लिए नितांत आवश्यक है। आगे देखते हैं निर्धनता की बात करेंगे। निर्धनता प्रत्येक समस्या की जड़ गरीबी होती है और जब व्यक्ति संपन्न हो जाता है तो उसकी जो मूलभूत समस्याएं होती हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जब मूलभूत समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो बच्चों को बाल श्रम नहीं करना होगा, अपने माता पिता के व्यवसाय में एक निश्चित आयु स्तर से पहले मदद नहीं करनी होगी, जो कि शिक्षा के साथ ध्वनिकरण में निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेगी। आगे देखते हैं योग शिक्षकों की कमी। इसको भी पूरा किया जाना, अर्थात योग शिक्षकों का चुनाव किया जाना वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। यदि वर्तमान में योग शिक्षक छात्रों को मिलेंगे, विद्यालय को मिलेंगे, शिक्षा व्यवस्था को मिलेंगे तो निश्चित रूप से छात्रों का लगाव विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत बढ़ेगा, उनका रुझान बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, जो कि शिक्षा के साथ ध्वनिकरण में एक सफलता का अगला कदम होगा। नेक्स्ट है वो है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। आज के समय में जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाए वो छात्रों की रुचि, उनकी गति, उनकी आवश्यकता, उनकी योग्यता के अनुरूप ही निर्धारित किया जाए। जब इस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा तो उस पाठ्यक्रम में छात्रों की रुचि बढ़ेगी, वो अपनी गति से स्वयं ही पाठ्यक्रम पर नियंत्रण पा सकेंगे और उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, जिससे शिक्षा के साथ ध्वनिकरण में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अगला है उपयुक्त शिक्षण विधियाँ। यहाँ पर क्या था, अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ थी, सॉरी, उपयुक्त शिक्षण विधियाँ अर्थात जो भी टीचिंग मेथड्स हों वो पुरातन ना हो, वो परंपरागत ना हो, वो रूढ़िवादी ना हो। आज के समय में, वर्तमान समय में शिक्षण व्यवस्था को सफल बनाने के लिए
टीचिंग मेथड्स का प्रॉपर होना बहुत आवश्यक है, जो कि छात्रों की रुचि के अनुसार हों, छात्रों की गति के अनुसार हों, छात्रों की योग्यताओं के अनुसार हों, छात्रों की आयु स्तर के अनुसार हों। जब इस प्रकार की शिक्षण क्रिया होंगी तो छात्रों का जो कंटेंट है उनका उनमें मन लगेगा, उनको बेहतर तरीके से उस पर नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे, उस पर मास्टरी स्थापित कर लेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा का सार्वभौमिकरण में उनको मदद मिलेगी। आज के स्टेगमेंट में बस इतना ही। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मैं उसका समाधान दूंगा। धन्यवाद।